हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, हम एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम आज 7 अक्टूबर 2024 को जो तीसरी शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, उस पेपर के जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम और रोजगार सांख्यिकी 2022 के अनुसार पहले कॉलम में राज्यों का, दूसरे कॉलम में दी गई वर्ष 2020-21 में उनकी बेरोजगारी दर से मिलान कीजिए। दोस्तों, एक एक कॉलम के अंदर, पहले कॉलम के अंदर आपको राज्य दिए गए हैं, दूसरे में बेरोजगारी दर दी गई है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सिर्फ ये पैटर्न बताने के लिए दिए गए हैं कि किस प्रकार के पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। केरल के अंदर जो दर है वो ये देखिए, आंसर हमने लिख रखा है नीचे कि फर्स्ट के अंदर बी का मिलान होगा। केरल के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो दोस्तों वो है 10.10%। गोवा के अंदर है दोस्तों 10.50%। हरियाणा के अंदर 6.3%, जबकि उत्तराखंड के अंदर 6.9%। दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ये 2020-21 के हैं। आपको लेटेस्ट आंकड़े याद करने हैं, इसके लिए दोस्तों आप विभिन्न वेबसाइट पर जाकर के और इन आंकड़ों को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में सी। दोस्तों, एक बार फिर से कह रहा हूँ, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट आंकड़े हैं वो याद कीजिए आप। ये पिछले क्वेश्चन के पेपर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को दर्शाने का महज इतना सा पर्पज है दोस्तों कि आपको पैटर्न पता चल जाए कि किस प्रकार के पैटर्न पर सवाल पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं। ये आर्टिकल में से आपको ये चूज करना है कि कौन से आर्टिकल है वो सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं, देखिए 71, 72, 74, 75, 76, 77 और 79 और 80। दोस्तों, यहाँ पर 71 दिया गया है। 71 आर्टिकल है दोस्तों, वो ये आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव में किसी प्रकार की, सॉरी क्वेश्चन आगे चला गया। ये 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार की विवाद हो जाता है दोस्तों, तो उसका निर्णय है सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कहाँ लिखा गया दोस्तों? आर्टिकल 71 के अंदर ऐसा लिखा गया है। और 72 के अंदर दोस्तों लिखा गया है, वो लिखा गया है राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्तियां हैं, जो दोस्तों सजा को कम करना, निलंबित करना या सजा के रूप के सजा के जो फॉर्म है उसको चेंज करने की जो पावर है दोस्तों, उसके बारे में 72 के अंदर कहा गया है। यानी आर्टिकल 71 और 72 आपको क्लियर होंगे। बात करूं मैं 74 और 75 की दोस्तों। 74 के अंदर दोस्तों ये कहा गया है कि जो अ, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व पीएम साहब करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार का 74 के अंदर कहा गया है। 75 के अंदर कहा गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद होगी वो पीएम साहब के नेतृत्व में कार्य करेगी और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों मंत्रिपरिषद की, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। याद रहेगा आपको। बेसिकली 74 और 75 आर्टिकल है ये दोस्तों, दोनों आर्टिकल सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान ये संसदीय रूप का दोस्तों बखान करते हैं। यानी इन दोनों के लिए 74 और 75 नंबर आर्टिकल है, ये संसदीय जो रूप है उसका दोस्तों प्रावधान है, ये इन आर्टिकल के अंदर किया गया है। बात करूं 76 और 77 की दोस्तों आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी, जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है दोस्तों, इस महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो दोस्तों 76 आपको याद रहेगा। 76 में भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी बोलते हैं उसको, उस महान्यायवादी के दोस्तों पद के बारे में 76 में बोला गया है। महान्यायवादी होता है दोस्तों, उसकी योग्यताएं होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होता है, जज होता है, उसके समान होती है। इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति साहब करते हैं, यानी प्रेसिडेंट है ये इनकी नियुक्ति करता है। और 77 में दोस्तों भारत सरकार के संचालन के नियमों के बारे में कहा गया है, जो कि 77 ये कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम से संपन्न होंगे, ऐसा कहा गया है 77 के अंदर। बात करूं 79 और 80 की, तो 79 में ये कहा गया है दोस्तों कि भारत की जो संसद है उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन हैं, ये शामिल किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद बनेगी। और 80 जो है दोस्तों, इसके अंदर जो पीपल्स ऑफ काउंसिल ऑफ पीपल्स होती है, यानी राज्यसभा होती है, उसके गठन और उसकी संरचना के बारे में कहा गया। यानी 80, 79 ये दोनों दोस्तों ये संसद के बारे में बताया गया है कि 79 के अंदर कहा गया कि संसद में कौन कौन शामिल होंगे। संसद में लोकसभा शामिल होगी, संसद में राज्यसभा शामिल होगी और संसद में प्रेसिडेंट शामिल होंगे। 80 के अंदर ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा है
उसके गठन के बारे में दोस्तों 80 के अंदर कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे आर्टिकल हैं, ये आपको कंफर्म होंगे। दोबारा देखिए 71 में क्या कहा गया है दोस्तों, 72 में क्या कहा गया है। 71 के अंदर जो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निर्णय वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और 72 में क्या कहा गया है, जो राष्ट्रपति की क्षमा याचना के बारे में, यानी क्षमा याचना शक्ति है, यानी राष्ट्रपति है वो किसी प्रकार की सजा वगैरह को कम कर सकता है, इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इस प्रकार से सारे आर्टिकल आपको याद हो गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, क्वीन एलिजाबेथ या जॉर्जी जुकाओ, सुकार्नो या राणा अब्दुल हमीद। दोस्तों भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं वो दोस्तों सुकर्णो, ये सुकर्णो साहब थे। दोस्तों सुकर्णो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और ये भारत के अंदर फर्स्ट जो रिपब्लिक डे था उसमें एज ए चीफ गेस्ट है वो शामिल हुए थे 1950 के अंदर। ये आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की जो फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों ये, और इनकी इंडोनेशिया की जो आजादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और ये भारत के फर्स्ट रिपब्लिक डे के दोस्तों चीफ गेस्ट थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, 2022 में सोनू निगम को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों आप सोनू निगम को जानते हो कि सोनू निगम एक गायकार है, पार्श्व गायकार है। दोस्तों आपको पता होगा जो ये गायकार होते हैं इन्हें हम आर्टिस्ट कहते हैं, और इनकी जो इसकी फील्ड होती है उसे हम आर्ट कहेंगे, क्योंकि ये आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, तो हम इनको कला के क्षेत्र में रखेंगे। तो इनको पद्मश्री है वो कला के क्षेत्र में दिया गया। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा की गई थी और 9 अगस्त को ये आंदोलन पूरी तरीके से शुरू हो गया था। और इस आंदोलन की मुख्य बात ये थी दोस्तों कि इस आंदोलन को शुरू होते ही गवर्नमेंट को पता चल गया था, जो ब्रिटिश सरकार थी जो भारत के अंदर उस टाइम, उसको पता चल गया था, और उन्होंने सभी नेताओं को दोस्तों, जो बड़े प्रमुख नेता थे उनको अरेस्ट करके और अरेस्ट कर लिया था। तो ये आंदोलन है ये अपने जो आम नागरिक है उनके नेतृत्व में चलाया गया था दोस्तों। और ये आंदोलन है ये काफी वृहद स्तर पर हुआ था, और अंग्रेजों को इस बात का कंफर्म सबूत हो गया था कि अब भारत के अंदर शासन करना है वो आसान काम नहीं है। तो 92 के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था, 1942 के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 99 दोस्तों ये है 1919, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों। इस डेट में जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, और 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम आता है, 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन होता है। तो इस प्रकार के जो डेट हैं वो आपको धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तो सभी जो हमारे एमटीएस के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उन सबको सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे कंठस्थ हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यानी रीजनल रूरल बैंक की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर प्रथमा बैंक है दोस्तों, ये भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। यानी इनमें से आपको दोस्तों ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार है वो कौन कौन से पुरस्कार देती है। किशोर कुमार सम्मान है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश यानी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जबकि देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तुलसी सम्मान भी दोस्तों एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। टैगोर रत्न पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार एमपी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मैत्रक वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी। दोस्तों मैत्रक वंश की बात करूं मैं तो दोस्तों मैत्रक वंश की जो स्थापना है वो भारत के, ये इस प्रकार से देखिए आप, ये अपना प्यारा भारत है, नीचे से यहाँ से देखिए दोस्तों, तो ये जो क्षेत्र है गुजरात से लगा हुआ पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों मैत्रक वंश की स्थापना हुई थी। मुख्यतः सौराष्ट्र वाले क्षेत्र के अंदर मैत्रक वंश है, ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना है, इसकी राजधानी वल्लभी थी, वल्लभी याद रहेगा आपको, वल्लभी। और इसके संस्थापक का नाम भट्टारक था, सॉरी भट्टारक इनके संस्थापक का नाम था। जो मैत्रक वंश है इसके संस्थापक का नाम था भट्टारक, याद रहेगा आपको। और ये वंश दोस्तों, इस वंश ने 475 ईस्वी से लेकर के 776 ईस्वी तक जो है रूल किया था, याद रहेगा आपको दोस्तों। 475 से लेकर 776 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया। सौराष्ट्र इनका मुख्य क्षेत्र था, वल्लभी दोस्तों इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, और भट्टारक इनके संस्थापक का नाम था मैत्रक वंश के, याद रहेगा। बात ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र गुजरात क्षेत्र जो सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों इस क्षेत्र का प्रमुख स्थान था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
कमरे के तापमान यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, ये पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों ब्रोमीन और पारा, पारा है दोस्तों वो आपने देखा होगा, पारा जो कि अपने ये बोलते हैं ना थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर काम आता है पारा, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ब्रोमीन भी दोस्तों जो कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर ब्रोमीन भी द्रव अवस्था के अंदर मिलता है। तो ब्रोमीन और पारा ये दोनों जो धातुएं हैं दोस्तों, ये दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्व भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है। दोस्तों भारत के जो प्रमुख रूप से ये स्टेट देख सकते हो आप, ये दोस्तों जो हम कह सकते हैं पूर्वी स्टेट है, जिसमें उड़ीसा आ गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और इस प्रकार से फैला हुआ पश्चिम बंगाल हो गया। इन क्षेत्रों के अंदर किया जाने वाला दोस्तों जो प्रमुख नृत्य शैली है वो दोस्तों छऊ है। ऑप्शन बी है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्चीपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर चलने वाली है, जबकि भरतनाट्यम है ये दोस्तों केरल के अंदर चलने वाली श्रेणी है और सॉरी नृत्य शैली है। जबकि कथक की बात करूं दोस्तों, कथक भी है दोस्तों, वो दक्षिण भारत के अंदर जो है चलने वाली नृत्य शैली है। कथक का राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर सेंटर है, याद रहेगा आपको, प्रमुख केंद्र बोल पूछ लिया जाए कथक का जयपुर के अंदर है राजस्थान में, तो लेकिन चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मैं इसके बारे में आपसे बेहतर समझ सकता हूं। दोस्तों फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छऊ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। दोस्तों फसलें हमें तीन प्रकार की देखने को मिलती है, खरीफ, रबी और जायद, ये तीन प्रकार की फसलें होती है दोस्तों। मैं बात करूं कि खरीफ की फसल दोस्तों जून जुलाई के अंदर इनकी बुआई होती है, यानी जून जुलाई गर्मी के मौसम में जब बारिश होती है, या मैं ये कहूँ सावन के महीने में जब बारिश आती है, तो इस खरीफ के मौसम में दोस्तों फसल की बुआई होती है और उसकी कटाई दोस्तों सितंबर अक्टूबर के अंदर होती है, सितंबर अक्टूबर के अंदर इनकी कटाई हो जाती है। जबकि दोस्तों रबी की बात करूं तो रबी सर्दी के मौसम में होने वाली फसलें हैं, जो कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर के अंदर जिनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल के अंदर काट ली जाती है दोस्तों, ये मार्च अप्रैल के अंदर इनकी कटाई हो जाती है। मैं बात करूं दोस्तों जायद की फसल होती है जो खरीफ और रबी इन दोनों के दरमियानी जो भाग होता है, यानी अप्रैल से लेकर के मई जून, इन 2 महीनों के अंदर दोस्तों ये जायद की फसलें होती है, जिनमें मुख्य रूप से सब्जियां शामिल होती है। इन ये दोस्तों ये फसल होती है जो जायद की फसल कहलाती है। जो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूं खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली खरीफ की फसल पूछ रही है आपसे दोस्तों, तो सोयाबीन है ये खरीफ की फसल हो जाएगी दोस्तों, खीरा है ये जायद की फसल हो जाएगी, और ये दोनों दोस्तों जो और सरसों है ये रबी की फसल के दोस्तों एग्जाम्पल है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला दोस्तों, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने में उपयोग की जाने वाली कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है, ये पूछ रखा है आपसे दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें हम जल सेतु कहते हैं। जलीय ईंधन तो नहीं कहेंगे, जल भृत भी नहीं कहेंगे, एक्वीफायर भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल सेतु कहा जाता है इन्हें। दोस्तों पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, दूर वाले स्थान पर पानी को वितरित करने के लिए मानव कुछ निर्मित आकृतियां होती है, कुछ मानव संरचनाएं बनाता है, जिन्हें हम जल सेतु कहते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थे। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक है, इसके अंदर भारत के प्रतिनिधि थे वो थे दोस्तों नॉर्मन प्रिचार्ड, याद रहेगा आपको, नॉर्मन प्रिचार्ड याद रहेगा, नॉर्मन प्रिचार्ड। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि राइटिंग तो जैसे डॉक्टर साहब की होती है उस प्रकार की होगी, लेकिन आप समझ जाना नॉर्मन प्रिचार्ड है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों भारत के प्रतिनिधि थे, पहले भारतीय प्रतिनिधि थे जो आधुनिक जो मॉडर्न ओलंपिक खेल हो रहे हैं उनके अंदर। बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला दोस्तों, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 प्रतियोगिता किस टीम ने जीती। दोस्तों गुजरात जायंट्स ने ये प्रतियोगिता जीती। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उन क्वेश्चन पर ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, जो दोस्तों मतलब स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन है उन्हीं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला है दोस्तों, सरीसृप के संदर्भ में उनका उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी उनमें 2 अलिंद और एक अपूर्ण रूप से विभाजित नीले होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का उदाहरण है। दोस्तों ये छिपकली, कछुआ और सांप, ये दोस्तों ये इस प्रकार के जो सरीसृप हैं जिनके अंदर 4 कक्षों में जो जिनका हृदय पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, यानी इनमें क्या होता है 2 अलिंद होते हैं और एक अपूर्ण नीले होता है।
जबकि जो मगरमच्छ होता है दोस्तों, इसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। यानी कहने का मतलब इसके जो मगरमच्छ होता है दोस्तों, इसके अंदर 4 कक्षीय हृदय होता है, यानी 2 आलिंद और 2 नीले के साथ जुड़ा हुआ 4 कक्षीय हृदय होता है दोस्तों मगरमच्छ के अंदर। जबकि छिपकली, कछुआ और सांप है, इस प्रकार के सरीसृप है जिनके अंदर 2 आलिंद होते हैं और 1 अपूर्ण नीले होते हैं, यानी इसमें 3 ही होते हैं। याद रहेगा आपको, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल है दोस्तों, अनुच्छेद किस यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया, भारतीय संविधान के 11वें मौलिक का पूरक है, यानी सप्लीमेंट है। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, आपको पता होगा मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी दोस्तों, वो 0 थी, यानी मूलक संविधान के अंदर किसी भी प्रकार के मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1976 के अंदर है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A के अंदर और आर्टिकल 51A के अंदर है जो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों ऐड कर दिया गया। लेकिन उसमें 10 ही ऐड किए गए थे, 10 ही ऐड किए गए थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, वो 86th यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंदर ऐड किया गया। और वो मौलिक कर्तव्य क्या था, वो था दोस्तों कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की समुचित शिक्षा व्यवस्था है उनके पेरेंट्स के द्वारा की जानी चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य था। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करवाएं। तो इस जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसका पूरक यानी इसका सप्लीमेंट कौन सा है दोस्तों, वो अधिकार है एक 21A है ना, शिक्षा का अधिकार, वो है, वो जो इसका हम पूरक कह सकते हैं, जो सप्लीमेंट कह सकते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 21A है ना, वो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अधिकार है, अधिकारों के अंदर आता है शिक्षा का अधिकार, उसके अंदर शामिल किया गया है। 21 है हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी 21A में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वो है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को खालिस्तान के उप मुख्यमंत्री, यानी कहाँ के मुख्यमंत्री बने, कहाँ के उप मुख्यमंत्री बने, ये बताना है आपको दोस्तों। फिलहाल ये भी एक करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस पर भी हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के सुलभ राजवंश की स्थापना की। दोस्तों विजयनगर राज्य के सुलभ राजवंश की स्थापना है वो दोस्तों इन्होंने की नरसिंह देव राय, यानी सुलभ नरसिंह ने की। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने मुख्य रूप से दोस्तों हुकूमत की। बात करूं मैं पहले राजवंश की, वो था संगम राजवंश, और उसके बाद आया दोस्तों सुलभ राजवंश, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो राजवंश। और तीसरा राजवंश आया दोस्तों तुलुव राजवंश। तुलुव राजवंश है दोस्तों, इस राजवंश को हम विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अराविड राजवंश आया था, अराविड, जो कि अराविड राजवंश है, ये दोस्तों अंतिम वंश था यहाँ का, यानी अराविड राजवंश। दोस्तों मुख्य रूप से 4 इन वंशों के अंदर विजयनगर साम्राज्य के अंदर दोस्तों हुकूमत की गई थी। मैं बात करूं दोस्तों संगम राजवंश है, ये हरिहर बुक्का के द्वारा, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था संगम राजवंश को दोस्तों। और सुलभ राजवंश है, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, नरसिंह देव राय या सुलभ नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना, सुलभ राजवंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों तुलुव राजवंश है, इसकी स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की गई थी, वीर नरसिंह के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। जबकि तिरुमल राव के द्वारा अराविड राजवंश की स्थापना की गई थी। तिरुमल, यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, वीर नरसिंह, और यहाँ पर दोस्तों तिरुमल याद रहेगा, तिरुमल राय के द्वारा यहाँ की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस प्रकार से चारों राजवंश आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है। दोस्तों भीष्म साहनी की आत्मकथा है, उसका नाम है आज के अतीत। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसकी जो बनाई गई थी 29 अगस्त और 1949 को, सॉरी 1947 को बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य क्या था दोस्तों, इस कमेटी के अंदर 8 सदस्य थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य था कि जो संविधान बना रहे हैं हम, उसका ड्राफ्ट तैयार करना है, यानी अलग अलग संविधानों को रीड कर करके अलग अलग देशों से, और उसका ड्राफ्ट पूरा तैयार करना है कि हमारा संविधान किस प्रकार से कितने भागों में बंटा होगा और कौन कौन से इसके अंदर दोस्तों पार्ट होंगे, इसके अंदर कौन सी अनुसूचियां होंगी और कौन सी इसके अंदर इस प्रकार से पूरा ड्राफ्ट तैयार किया दोस्तों इस ड्राफ्ट समिति ने। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब है, वो इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के वितरण में
पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई यदि वितरण 62,650 करोड़ से बढ़कर 81,597 करोड़ रुपए पहुंच गया। दोस्तों इस प्रकार के सवाल है। इस प्रकार के सवाल मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस प्रकार के सवालों को यहाँ पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों याद कर क्यों करोगे आप, क्योंकि ये तो करंट के सवाल है और करंट के दोस्तों सवाल है वो उसी में याद करने हैं। यानी फाइनेंशियल 2023-24 ना याद करके आप नेक्स्ट जो अभी चल रही है, अभी कौन सा चला है 2025-26 चल रहा है, तो इसका डाटा है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन डी है 30। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर सामान्यतः आकार में किस प्रकार के होते हैं जिनकी छत मेहराबी कक्ष में उठी होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो नागर मंदिर है, यानी मंदिर निर्माण की 3 प्रकार की शैलियां होती है। आपको पता ही होगा, ऊपर जो उत्तर भारत के अंदर होती है वो नागर शैली होती है, और जो दक्षिण भारत के अंदर होती है द्रविड़ शैली होती है। और ये मुख्य रूप से 2 शैलियां हैं, इनको हम ज्यादा पढ़ते हैं। हालांकि नागर शैली है दोस्तों, नागर शैली का मंदिर है वल्लभी टाइप का मंदिर, जो कि आकार में दोस्तों इनकी छत होती है वो किस आकार में, नागर मंदिर सामान्य आकार में किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना था दोस्तों। ये जो मंदिर है ये दोस्तों आयताकार रूप में होते हैं, इस प्रकार से आयताकार रूप में फैले होते हैं, और उनकी छत होती है दोस्तों मेहराब। मेहराब आप जानते हो, जो कि मेहराब होता है जो वोलेटेड चैम्बर बोलते हैं जिन्हें, यानी इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ आपको। मेहराब इस प्रकार से होते हैं, इस टाइप के होते हैं मेहराब। यहाँ एक कमरा वगैरह, कमरा टाइप बनाया जाता है, जो कि मस्जिद, जो आप देखते होगे उत्तर भारत के अंदर जो मस्जिदें बनाई जाती है उसके अंदर एक एक छोटा सा कमरा टाइप में होता है जिसे मेहराब कहते हैं, उसकी भांति उठी रहती है। याद रहेगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी, ये है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो लोह अयस्क पट्टी है दोस्तों, ये दोस्तों मुख्यतः और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के अंदर फैली हुई है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये लोहे पट्टियां हैं, इनसे संबंधित एक जो दोस्तों एक कह सकता हूँ मैं ट्रिक्स वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हो। देखना आप, 1-2 दिन में डाल दूंगा ट्रिक्स, उसके अंदर आपको ये सारा याद करवाऊंगा दोस्तों। खनिज और जो है ना, खनिज को याद करना बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है, और ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा। ट्रिक्स अपना एक प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। लेकिन अभी 2-4 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, 26 जनवरी के बाद या 27-28 जनवरी को मैं ये वीडियो है ये डाल दूंगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस बच्चे का विकास अवरुद्ध हो गया और बालों का रंग फीका पड़ गया, वह संभवतः किससे पीड़ित हो सकता है। दोस्तों जिस बच्चे का विकास अवरुद्ध हो गया, यानी अब उसका शरीर विकास नहीं कर रहा है, उसके बालों का रंग दोस्तों फीका पड़ गया है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, उसे क्वाशियोकोर के लक्षण है। ये क्वाशियोकोर दोस्तों है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों भारत के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दोस्तों, ये भारत में 2021 में स्टार्ट किया गया था, और नीति आयोग ने ये शुरू किया था दोस्तों। नीति आयोग ने दोस्तों ये इंडेक्स है, ये वर्ल्ड के अंदर है, जो ग्लोबल लेवल पर है, ये पहले से चल रहा है, काफी पहले से। यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा पहले से शुरू हो रहा है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ओपीएचआई के द्वारा ये एक संस्था है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों ये पहले से चल रहा है। पहले से मतलब 2000 भारत के अंदर 2021 से चल रहा है, ये 2010 से चल रहा है दोस्तों। इसके अंदर जो गरीबी है उसकी डायमेंशनल रूप से उनको देखा जाता है कि इस इंडेक्स में हम गरीबी के अलग अलग डायमेंशन, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और उनके आर्थिक और जो बैकग्राउंड है वो देख करके हम इसको दोस्तों निर्धारित करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक को। ये दोस्तों भारत के अंदर 2021 में और इंटरनेशनल लेवल पर है, ये 2010 में स्टार्ट किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये अपना पेपर था 7 अक्टूबर 2024 की तीसरी शिफ्ट का, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम 8 अक्टूबर की तीनों शिफ्ट का पेपर लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक है दोस्तों। करंट के प्रश्न है उस पर ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ वो देख लीजिएगा वो किस पोर्शन से आ रहा है, और वो पोर्शन आपको मजबूत करना है, वो करंट के हिसाब से करना है दोस्तों। ओके, थैंक यू।